नमस्कार दोस्तों, दृष्टि बोर्ड के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट हमने चैनल में अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये उसी सीरीज का पार्ट 2 है। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी टिकेश्वर। इस वीडियो में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब मैंने स्लाइड में दे रखा है। इन सभी का टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इन केस यू वांट टू सेव योर टाइम, प्लीज डू दैट। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपको यह सलाह रहेगी कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो में आए, ताकि आपको ये वीडियो के सारे कंसेप्ट समझ में आए। इस वीडियो में हम किसी भी देश की इकोनॉमी का निर्धारण कैसे होता है, अगर आपको उसे जानना है तो पहले आपको उस देश की इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा। इकोनॉमिक आइडियोलॉजी या आर्थिक विचारधारा उसे कहते हैं जिस विचारधारा के बेस पर किसी भी देश की इकोनॉमी बनती है। इसी आइडियोलॉजी के हिसाब से उस मार्केट में उस मार्केट प्राइस का फिक्सेशन होता है, निर्धारण होता है, और इन सब से बनती है इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी का एक मुख्य हिस्सा मार्केट भी होता है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखते हैं तो इस स्लाइड में जो भी है आप उसे बेहतर समझ पाएंगे और ये आपके रिवीजन के लिए काफी इफेक्टिव होगा। जैसा कि मैंने कहा, मार्केट में मार्केट प्राइस का फिक्सेशन होता है, निर्धारण होता है। मुख्यतः तीन विधियां हैं। एक है मार्केट प्राइस मैकेनिज्म, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म, और तीसरा है मिक्स प्राइस मैकेनिज्म। इसे हिंदी में मार्केट प्राइस मैकेनिज्म को बाजार मूल्य प्रणाली कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म को प्रशासनिक या प्रशासिक मूल्य प्रणाली कहते हैं, और मिक्स प्राइस मैकेनिज्म को मिश्रित मूल्य प्रणाली कहते हैं। इन सब में जो मार्केट प्राइस का निर्धारण है किया जाता है। अगर मार्केट प्राइस का निर्धारण मार्केट के द्वारा ही किया जाए तो उसे हम मार्केट प्राइस मैकेनिज्म कहेंगे। यहाँ पे प्राइवेट एंटिटी है, उसकी भूमिका मार्केट प्राइस को निर्धारित करने में ज्यादा रहेगी, जबकि गवर्नमेंट की भूमिका कम रहेगी या लगभग ना के बराबर रहेगी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर या प्राइवेट एंटिटी के द्वारा ही यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के लिए जिम्मेदारी ली गई है। इसलिए यहाँ पे जो प्राइस का फिक्सेशन है वो भी मार्केट के द्वारा ही किया जाएगा। इसके उलट जब मार्केट प्राइस के फिक्सेशन में गवर्नमेंट की भूमिका वो या वहाँ की अथॉरिटी की भूमिका ज्यादा हो और वहाँ के प्राइवेट प्लेयर की भूमिका या प्राइवेट एंटिटी की भूमिका लगभग ना के बराबर हो, तो उसे हम कहेंगे कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म चल रहा है। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जनरली देखा जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा या फिर पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही की जाती है, इसलिए मार्केट प्राइस का फिक्सेशन भी पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। मार्केट प्राइस और एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस के मिक्सचर को हम कहते हैं मिक्स प्राइस मैकेनिज्म, जहां कुछ वस्तु या सेवाओं का मार्केट प्राइस का फिक्सेशन गवर्नमेंट करेगी और कुछ का प्राइवेट करेगी। यानी कि यहाँ पे दोनों की मिली जुली भूमिका दिखने को मिलेगी। हो सकता है इन दोनों के वर्किंग अनुपात में अंतर हो सकता है गवर्नमेंट ज्यादा प्राइवेट कम या प्राइवेट ज्यादा गवर्नमेंट कम हो, लेकिन भूमिका जहां दोनों की होगी वहां हम मिक्स प्राइस मैकेनिज्म को देखेंगे। ये उस मार्केट में मार्केट प्राइस को फिक्स करने की विधियां हैं। इसको हम किस तरीके से करेंगे, उस देश की इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के हिसाब से करेंगे, जिसका जिक्र मैंने आपको वीडियो के शुरू में किया था। ये आइडियोलॉजी मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। एक है कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी, सोशलिस्ट या समाजवादी, मिक्स्ड या मिश्रित। कैपिटलिस्ट का अर्थ ये है कि यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को हिंदी में आप कहेंगे उत्पादन के साधन, इन पर जो डोमिनेंस होता है या अधिकार होता है वो प्राइवेट का होता है। प्राइवेट व्यक्ति हो सकता है, प्राइवेट संस्था हो सकती है। अगर ऐसा इकोनॉमी है तो उसे हम कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। सोशलिस्ट में इसका उल्टा होता है, जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सरकार के हाथ में नहीं, पब्लिक या गवर्नमेंट के हाथ में होती है, जहां पे प्राइवेट कंपनीज के बजाय हमको पब्लिक इंटरप्राइजेस देखने को ज्यादा मिलती है। पब्लिक इंटरप्राइजेस यहाँ ज्यादा होंगी। दोनों की मिली जुली भूमिका देखने को मिले, जहाँ पे पब्लिक की भी भूमिका हो, पब्लिक सेक्टर की भी भूमिका हो, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका हो, वहां हम देखते हैं कि मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी चलती है। इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, ये आइडियोलॉजी का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक इकोनॉमी के बारे में जानना जरूरी है कि वो ओपन है या क्लोज्ड है। ओपन और क्लोज का मतलब क्या है? अगर ये एक मार्केट है, कोई भी टेरिटरी समझ लीजिए ये कोई एक देश है, अगर ये मार्केट है तो इस मार्केट में बाहर से आना इन यानी इम्पोर्ट, और इस मार्केट से बाहर जाना यानी एक्सपोर्ट
अगर हो रहा है, दोनों है, दोनों का प्रेजेंस है, बोथ आर प्रेजेंट, तो इसे हम कहेंगे ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था। अगर इन दोनों की भूमिका नहीं है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों नहीं हो रहा है, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों अगर नहीं है, इंपोर्ट भी नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा, बाहर से कुछ आ भी नहीं रहा है, अंदर से कुछ बाहर भेज भी नहीं रहा है, तो इसे हम कहेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था। अब ये जो मार्केट प्राइस का फिक्सेशन है और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? सोशलिस्ट में प्राइस फिक्सेशन एडमिनिस्ट्रेटिव है, कैपिटलिस्ट में मार्केट है, और मिक्स्ड में मिक्स टाइप की प्राइस फिक्सेशन है। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, इसे मैं इस स्लाइड में समझाना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी अर्थव्यवस्था में एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस फिक्सेशन देख रहे हैं मार्केट प्राइस का, और साथ ही देख रहे हैं कि वहाँ पब्लिक सेक्टर की भूमिका ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका कम है, पब्लिक सेक्टर ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर कम है, तो जो इकोनॉमी बाहर निकल के आएगी वो सोशलिस्ट या समाजवादी होगी। इसका उल्टा जब आप मार्केट प्राइस मैकेनिज्म देखें वहां पे, और वहां पे प्राइवेट सेक्टर के डोमिनेंस देखें, पब्लिक सेक्टर की भूमिका कम है, वहां पे आप कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखेंगे। अगर प्राइस जो फिक्सेशन है मार्केट प्राइस का वो मिक्स्ड है, जहां पे पब्लिक भी है यानी गवर्नमेंट्स भी है, और साथ ही साथ प्राइवेट प्लेयर भी है, दोनों मिलकर किसी प्राइस का फिक्सेशन कर रहे हैं, मार्केट प्राइस का फिक्सेशन कर रहे हैं, तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर की दोनों की भूमिका आपको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में नजर आएगी। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें दोनों की भूमिका है, तो जो इकोनॉमी बाहर निकल के आएगी वो मिक्स टाइप की होगी। अभी तक मैंने आपको यही समझाया है। एक जो इकोनॉमी होती है वो इकोनॉमी किसी भी आर्थिक विचारधारा इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के बल पर चलती है, और उस आर्थिक विचारधारा के हिसाब से हम मार्केट प्राइस को फिक्स करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं, जिससे वहां की इकोनॉमी फाइनल इकोनॉमी वो बनती है जो सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड हो सकती है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि मार्केट प्राइस का फिक्सेशन कैसे किया जाता है और उसका इस इकोनॉमिक आइडियोलॉजी से क्या रिलेशन है। अगर आप ये सब समझ चुके हैं तो मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। मॉडर्न सिनारियो में ये डिडक्शन जो है मॉडर्न सिनारियो का है। मॉडर्न सिनारियो में आप किसी भी इकोनॉमी को पूरी तरीके से क्लोज्ड या ओपन नहीं देखेंगे। हर इकोनॉमी में कुछ न कुछ ऐसे तत्व होते ही हैं जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता ही है। मॉडर्न सिनारियो में कोई भी देश इतना इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो सारी जरूरतों की पूर्ति अपने इंटरनल सोर्सेज से ही कर ले, इसलिए कोई भी इकोनॉमी फुली क्लोज तो हो ही नहीं सकती। हमको किसी न किसी चीज के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है। ओपन पूरी तरीके से नहीं होने का अर्थ ये है कि वो इकोनॉमी ओपन होने के बावजूद भी कुछ चीजों को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने से रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो मैं आपको दो एक्ट बताऊंगा। एक एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यह है 1972 का। एक दूसरा एक्ट है एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। ये दोनों एक्ट ये बताते हैं कि हमारी मार्केट ओपन होने के बावजूद भी हम किन चीजों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किन चीजों का हम इंडिया में और इंडिया से बाहर नहीं कर सकते, उन्हें इस एक्ट में क्लासिफाई किया गया है। ऐसा नहीं है कि ट्रेड के रिलेटेड ही है। वाइल्ड लाइफ और एंटीक्विटीज का दो उदाहरण लेके आपको समझाया है कि ओपन इकोनॉमी होने के बावजूद भी कुछ चीजों का हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते। ऐसे आपको और भी उदाहरण मिलेंगे, मैंने दो उदाहरण यहाँ पे लिए हैं। दूसरा मैंने लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे कि नो इकोनॉमी हैज प्योर सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक फीचर्स। मॉडर्न जो रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोनॉमी की वो किसी एक प्रकार की आइडियोलॉजी से पूरी नहीं हो सकती, लेकिन किसी भी इकोनॉमी में सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक फीचर के ज्यादा या कम होने के हिसाब से हम उस देश की इकोनॉमी का निर्धारण करते हैं। अगर उस देश में समाजवादी तत्व ज्यादा है तो हम कहेंगे कि इस देश की इकोनॉमी है सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तरह ज्यादा झुकी हुई है, ज्यादा इंक्लाइंड है। इसके विपरीत हम इकोनॉमिक फीचर है वो कैपिटलिस्टिक की ओर ज्यादा इंक्लाइंड है, तो हम कहेंगे कि उस देश की इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक है। जैसे आप यूएसए का एग्जांपल लें जो कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का उदाहरण है, वहाँ ऐसा नहीं है कि आपको सोशलिस्टिक या समाजवादी गुण बिल्कुल नहीं दिखेंगे। वैसे अगर इंडिया को हम देखें तो हम ये मानते हैं, एक जनरल एग्रीमेंट है कि इंडिया का इकोनॉमी है वो सोशलिस्टिक ज्यादा है, कैपिटलिस्टिक कम है। कम है कहने का अर्थ यही है कि कैपिटलिस्टिक फीचर भी हैं, सोशलिस्टिक फीचर ज्यादा है। किसी भी इकोनॉमी में किसी एक ही गुण के डोमिनेंस के वजह से हम उसको उस इकोनॉमी का नाम तो जरूर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे गुण उसमें नहीं पाए जाते। अब जब आप ये सब समझ चुके हैं
मार्केट के ओनरशिप के आधार पर मैं आपको 3 और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। अर्थ ये है कि उस मार्केट पे डोमिनेंस कैसा है, डोमिनेंस किसका है। ये 3 प्रकार हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली और ओपन मार्केट। मोनोपोली को हिंदी में एकाधिकार कहा जाता है, ओलिगोपोली को अल्पाधिकार कहा जाता है और ओपन को खुला बाजार कहा जाता है। मोनोपोली का अर्थ यह है कि उस इकोनॉमी में, उस मार्केट में डोमिनेंस है वो किसी सिंगल का है। यह वर्ड है सिंगल। उस मार्केट में या उस मार्केट के किसी स्पेसिफिक हिस्से में किसी सिंगल पर्सन या सिंगल एंटिटी की डोमिनेंस है, जो कि पब्लिक भी हो सकता है, यानी कि गवर्नमेंट का भी हो सकता है या प्राइवेट का भी हो सकता है। अगर आप इंडिया के प्री 1990s की इकोनॉमी को देखें, एलपीजी के पहले की इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के पहले की जो इकोनॉमी थी इंडिया की, उसमें आप पब्लिक सेक्टर का मोनोपोली पाएंगे, जहां पे सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे उनपे एकाधिकार था सरकार का, पब्लिक इंटरप्राइजेस का। इसे ये एक मोनोपोली मार्केट का उदाहरण है। ऐसे ही अगर उस मार्केट पे किसी प्राइवेट एंटिटी का डोमिनेंस है जो कि सिंगल है, तो हम उसे कहेंगे मोनोपोली मार्केट है। ओलिगोपोली मार्केट में सिंगल वर्ड नहीं, सम है कीवर्ड। सम कहने का अर्थ ये है कि वहां पे एक नहीं, 2, 3, 4 ऐसे कुछ समूह होंगे, संस्थाएं होंगी, व्यक्ति होंगे जो मिलकर उस मार्केट पे अपना डोमिनेंस बना के रखें, अपना दबदबा बना के रखें। इस मार्केट में हमेशा यह खतरा होता है कि सब अगर मिलकर एक यूनिट की तरह काम करने लगे तो ये फिर सम से सिंगल हो जाएंगे, और जब ये सम से सिंगल हो जाएंगे तो फिर जो सारे फीचर हैं वो मोनोपोली वाले आ जाएंगे इस मार्केट में भी, ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार होने के बावजूद। ओपन मार्केट का अर्थ यहाँ ये है कि सम या सिंगल ना हो के ऑल है। ये मार्केट सबके लिए खुला हुआ है, आप आइए इस मार्केट में एंट्री कीजिए और आप यहाँ पे किसी भी सिंगल व्यक्ति, संस्था या कुछ की डोमिनेंस को नहीं देखेंगे। डोमिनेंस जो है वो किसी एक का कम है। इन तीनों मार्केट में सबसे अच्छा कस्टमर के लिए कौन सा है, अगर इसे हम जानना चाहें तो आप देखिए, मोनोपोली मार्केट में केवल सिंगल व्यक्ति, संस्था है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, जो आपको दिया जा रहा है उसे आप या तो लेंगे या नहीं लेंगे। अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो एक कस्टमर के लिए कभी भी अच्छा मार्केट नहीं हो सकता। ओलिगोपोली मार्केट में आप देख सकते हैं कि ये सम से अगर सिंगल हो जाए तो एक कस्टमर का फिर से इंटरेस्ट है वो हैम्पर हो जाएगा, उसका जो हित है वो देखा नहीं जाएगा। इसलिए आप ओलिगोपोली को भी एक अच्छा मार्केट नहीं मान सकते। सबसे अच्छा मार्केट है ओपन मार्केट, जहां पे कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पे सबके आने के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। इसलिए प्रोड्यूसर है या सेलर है, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहता है। यहाँ कस्टमर इज किंग। यहाँ पे कस्टमर को पाने के लिए मार्केट में सरकारी हो या फिर प्राइवेट प्लेयर हो, उनके बीच होड़ लगी हुई। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, एंड आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।